Hello students, today I am starting chapter 4 class 11 that is chemical bonding and molecular structure। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें देखो एक्चुअली जो भी अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो नोबल गैसेज एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट है वो नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली, या तो वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेंगे या फिर आयन में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि मॉलिक्यूल में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्या रीजन है इनके बॉन्ड फॉर्मेशन के। तो इस चैप्टर में एक तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं। तो इसके पीछे रीजन देखेंगे हम कि एटम्स कंबाइन इसलिए हो रहे हैं कि एटम्स जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो वो एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। तो मिनिमम एनर्जी इज द क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन फर्स्ट। सेकंड क्या देखते हैं बेटा, जो एलिमेंट्स थे नोबल गैसेस के थे तो उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्टेबल थे। तो उनके पीछे रीजन क्या था, तो उनकी लास्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो एक दूसरा रीजन क्या हो गया, एटम्स कंबाइन इसलिए हो रहे हैं सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दैट इज कंप्लीट वैलेंस सेल, ठीक है, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। दूसरा उसके बाद पढ़ेंगे बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखेंगे। टाइप केमिकल बॉन्ड के टाइप हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे इसको दो कैटेगरी में, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड एंड इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड। इंटर एटॉमिक में हम 4 टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एंड लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद हम इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे बेटा, एक तो हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे, दैट इज बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उनको बोलते हैं वन डू वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड सेकंड इसमें लेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ऑक्टेट थ्योरी पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल क्या था, लुईस स्ट्रक्चर्स देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज हम बात करेंगे किस पे, कोवलेंट कंपाउंड्स पे जाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, उसके पीछे थ्योरी क्या बेटा, एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ेंगे, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो लिमिटेशंस थी उसको कवर अप करने के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का आएगा बेटा। हाइब्रिडाइजेशन से क्या कमियां थी बीबीटी की, वो इसमें हम क्या करेंगे, उनको दूर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी कंप्लीट करने के बाद बेटा अपन जाएंगे किस पे, आयनिक बॉन्ड पे जाएंगे, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आ जाएगा बेटा अपना कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, ठीक है, क्या कंडीशन होती है बेटा लैटिस एनर्जी के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, कोवलेंट जो कंपाउंड थे, आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फजान रूल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम जाएंगे बेटा जो आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड है उनमें आयनिक कैरेक्टर होता है, तो टॉपिक आएगा बेटा अपना डायपोल मोमेंट क्या होता है। उसके बाद डायपोल मोमेंट पढ़ने के बाद बेटा अपन जाएंगे नेक्स्ट पे एमओटी पे जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। उसमें हम एमओ डायग्राम्स देखेंगे और मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर लास्ट टॉपिक बचेगा बेटा अपना यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वन डू वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें एक अपना वन डू वॉल फोर्सेज पढ़ लेंगे, 3 टाइप्स के वन डू वॉल फोर्सेज होते हैं, और एक लास्ट वन आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर था बेटा चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है व्हिच होल्ड्स एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और आयन। केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और आयन। तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा ये केमिकल बॉन्ड it is the force of attraction which holds together atom together in a molecule और आयन बोल सकते हैं बेटा, देखो स्पीशीज लिख सकते हैं आप, ठीक है।
अब इसमें देखेंगे जो केमिकल बॉन्ड है बेटा, इसके टाइप्स की बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड है इनको टाइप्स करेंगे बेटा। तो यहाँ पे हम इसको ब्रॉडली पहले तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं केमिकल बॉन्ड को। एक होता है बेटा इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होंगे उनको बोल देंगे हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड। एंड दूसरी कैटेगरी में लेंगे यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर। जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं बेटा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, these are strong bond, ठीक है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं बेटा ये वीकर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होते हैं, वीकर बॉन्ड होते हैं। और इसको इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं इनको चार टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं अपन। एक होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड आएगा होता है इसमें अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड फोर्थ आ जाएगा होता है यहाँ पे अपना मेटालिक। ये जो बॉन्ड है बेटा इंटर एटॉमिक बॉन्ड दे आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। और इनके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है बेटा, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हाई होती है। अप्रोक्स अगर इनके लिए देखें हम इंटर एटॉमिक के लिए बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा ये अप्रोक्स 300 किलोजूल पर मोल होगी, 300 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, बिग फोर्स होती है बेटा, बिग बॉन्ड होते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे एक तो बेटा वन टू वन फोर्सेस, वन टू वन फोर्सेस, और एक यहाँ पे बेटा लेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वन टू वन फोर्सेस ले लेंगे और दूसरा क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। और जो वन टू वन फोर्सेस होती है बेटा ये बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके लिए हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये 2 से लेके 40 किलोजूल पर मोल के आसपास होता है यहाँ पे, 2 से 40 किलोजूल पर मोल, ठीक है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक इंटर एटॉमिक हो गई और एक इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है। इंटर एटॉमिक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं जिनके लिए बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्स क्या होती है 300 किलोजूल पर मोल होती है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर के लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होती है यहाँ पे 2 से 40 किलोजूल पर मोल होती है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड को चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक। एंड सिमिलरली फॉर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है कि वीक फोर्स होती है, वन टू वन फोर्सेस बोलते हैं, और एक क्या पड़ेगा इसमें अपन हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि बॉन्ड बनता है क्यों है, क्या रीजन होता है इसका, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि जो केमिकल कंबाइन हो रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं बेटा उनके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पे दो रीजन देखेंगे हम, एक तो क्या होगा टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा रीजन आएगा बेटा टू कंप्लीट होते हैं, टू कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनके पीछे क्या रीजन बेटा, दो रीजन है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी को बेटा मॉलिक्यूल जब बनता है पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है, एंड जितनी पोटेंशियल एनर्जी लोअर होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी मॉलिक्यूल की, ज्यादा होगी। दूसरा क्या रीजन है कि एटम्स कंबाइन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेंगे। नोबल गैस का होती है स्टेबल होती है, ठीक है। देखो बेटा कैसे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कैसे करते हैं इसको समझते हैं यहाँ पे हम। फर्स्ट रीजन था टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी।
देखो एग्जांपल लेते हैं इसका, एक H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है कि दो हाइड्रोजन के एटम होंगे HH, इसको मैं नाम दे देता हूं दिस इज Ha, ये एटम हाइड्रोजन का, दिस इज B एटम, ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं, दिस इज द न्यूक्लियस एंड ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है इसका लास्ट सेल का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, ठीक है। इसलिए दिस इज फॉर Ha, ये इलेक्ट्रॉन को नाम देंगे दिस इज Ea, और ये न्यूक्लियस है इसको बोल देंगे Na बोल देंगे, ठीक है। A एटम का न्यूक्लियस हो गया। ऐसे सिमिलरली ये आपका B एटम का न्यूक्लियस होगा, दिस इज Nb, और ये क्या होगा इसकी लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा दो टाइप की फोर्सेज होंगी यहाँ पे, एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी और दूसरा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन सी यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्सेज। देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस, देखो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, ए का न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या करेगा, इस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी बेटा, न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। सिमिलरली न्यूक्लियस ऑफ बी ये क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बेटा। तो ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियस ऑफ बी अट्रैक्ट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए को। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कौन सी होंगी यहाँ पे, देखो रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स की बात करें यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस ऑफ ए है, ये किसको रिपेल करेगा, न्यूक्लियस ऑफ बी को रिपेल करेगा। जैसे ही एटम पास आएंगे बेटा, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ ए रिपेल करेगा किसको बेटा, ये रिपल्सन होगा बेटा इनके बीच में, न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स होगी। दूसरा ए का इलेक्ट्रॉन है, वो बी के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए रिपेल द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ठीक है। तो ये तो रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पे ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब बेटा बॉन्ड कब बनेगा बेटा, कब कहेंगे, किस कंडीशन में बोलेंगे कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बन गया बेटा, जब अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाए, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स AF, this is the attractive force. Attractive force is dominant on repulsive force. ठीक है। जिस डिस्टेंस पे बेटा अट्रैक्टिव फोर्स किस पे डोमिनेट हो जाए, रिपल्सिव फोर्स पे डोमिनेट होगी, तो हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में क्या बन गया बेटा, बॉन्ड फॉर्म हो गया। जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगी रिपल्सिव फोर्स पे, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है बेटा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी यहाँ पे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। इसका देखो डायग्राम देखते हैं बेटा अपन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये मान लिया बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पे हमने क्या लिया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, और ये क्या होता है, इस एक्सिस पे क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये दो एटम है बेटा हाइड्रोजन, ये एटम, ये एटम, ये काफी दूर है यहाँ पे। जब ये बोल दो कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ रहा है इनफाइनाइट है, तो एटम है काफी डिस्टेंस पे बेटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0, ठीक है। जब दो एटम दूर है बेटा काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 है। जैसे ही एटम पास आएंगे बेटा, पास आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, ड्रॉप करेगी, और एक मिनिमम स्टेट पर जाएगी बेटा। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मॉलिक्यूल एटम पास आ रहा है बेटा, इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, इस डिस्टेंस पे ये मिनिमम होगी। देखो इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अब हम बोल सकते हैं बेटा इनके बीच में क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पॉइंट पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट होगी किससे, रिपल्सिव फोर्स पे, ठीक है। बट जैसे और ज्यादा पास आएंगे एटम, न्यूक्लियस अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो पोटेंशियल एनर्जी फर्दर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी है
ये डिक्रीज इन एनर्जी है बेटा, ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन था कि एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड रीजन पे आते हैं। बेटा इसका सेकंड रीजन था टू कंप्लीट ऑक्टेट। एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक ऑक्टेट रूल था। ऑक्टेट रूल जो किसने दिया था बेटा, ये पोसेल एंड लुईस, दो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, पोसेल एंड लुईस। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल होता क्या है बेटा, ऑक्टेट रूल की बात करें, एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू कंप्लीट इट बैलेंस है। ठीक है, एवरी एलिमेंट्स wants to complete its outermost shell, ठीक है, that is want to complete octet, that is 8 electron in last। ठीक है, एक्सेप्शन है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन जो हीलियम है बेटा, इनके पास एक ही सेल होती है, तो इनके तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लास्ट शेल कंटेन, तो एक ही सेल होती है बेटा, वही लास्ट शेल होगी और उसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको बोलेंगे डबलेट। इनका तो डबलेट कंप्लीट होगा और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या करना चाहेंगे बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब कैसे कर सकते हैं बेटा ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते, लॉस करते, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, गेन करे, या फिर एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी ऑक्टेट रूल के भी बेटा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे भी एटम देंगे कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम है, तो उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फिर भी स्टेबल होता है। कुछ ऐसे स्पीशीज भी देखेंगे जिनकी लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिनको हम हाइपरवैलेंट बोलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन भी होता है, कुछ ऐसे स्पीशीज होंगे जिनकी लास्ट शेल में 8 से ज्यादा पढ़ लिया हमने, और इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स भी आएंगे। ठीक है, वो देखते हैं बेटा। Exception to octet rule, exception of octet rule। ठीक है, देखो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कुछ स्पीशीज है जिनमें क्या होगा, फर्स्ट ले रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनको बोलेंगे बेटा, ऐसे स्पीशीज को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, कुछ ऐसे एटम होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें सेंट्रल एटम होगा, उनके पास क्या होंगे बेटा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, सेंट्रल एटम के पास बेटा क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। फॉर एग्जांपल
जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने BCl3 का, तो BCl3 में बोरोन के पास बेटा बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है, लास्ट शेल में क्या होगा बेटा 2 3, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो बोरोन है इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा यहाँ पे, तो 3 क्लोरीन एटम के साथ शेयर कर लिया, क्लोरीन की लास्ट शेल में एक अल्केन इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, 3 शेयर कर लिया। देखो शेयरिंग के बाद बेटा बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकंप्लीट है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दूसरे कुछ एग्जांपल हो रहे हैं इसमें, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, BeCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, these are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इन सभी के लास्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, तो ये क्या होगा, इनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकंप्लीट होता है। एक ही हो गया, एक्सेप्शन हो गया। सेकंड पढ़ते बेटा इसमें हम, सेकंड ले लेंगे यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। कुछ ऐसे स्पीशीज होंगे जिसमें सेंट्रल एटम होगा, उसके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मिलेंगे। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। इनको बोलते हैं बेटा हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। सेंट्रल एटम हैविंग more than 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास क्या होगा बेटा, उसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे PCl5 लिया बेटा यहाँ हमने, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 15, फर्स्ट शेल में 2 8 5, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस की लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। 5 क्लोरीन शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये 5 क्लोरीन शेयर कर लेगा, तो देखो यहाँ पे फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, टोटल 2 4 6 8 10, तो फास्फोरस है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के बाद 10 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट, ठीक है। तो देखो ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल है, जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे SF6 देखिए बेटा यहाँ पे, तो सल्फर की लास्ट शेल में कितने मिलेंगे, शेयरिंग करने के बाद 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक सिमिलर एग्जांपल है जैसे IF7 है, तो आयोडीन की लास्ट शेल में 7 के 7 शेयर कर लिए इसने, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है इसकी लास्ट शेल में। तो ये कुछ स्पीशीज थे यहाँ पे जो अपना ऑक्टेट क्या करते हैं बेटा, एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंशन क्यों होता है बेटा, उसका रीजन क्या होता है, इनके पास क्या होती है, वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्ड एक्सेप्शन है बेटा ऑक्टेट रूल का, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कुछ कैटायंस होते हैं, सूडो इनर्ट गैस का मतलब क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो कुछ कैटायंस होते हैं बेटा, जैसे Ga3+ कैटायन की बात करूं, गैलियम 3+ है, कॉपर+ आयन है बेटा, Cu+ है, ठीक है। ये जो कुछ कैटायंस हैं जिनके लास्ट शेल में क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन इनकी लास्ट शेल में, 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल दे यहाँ पे कॉपर+ की बात करें बेटा, तो कॉपर, सबसे पहले कॉपर देखते हैं बेटा, कॉपर 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d9, सॉरी 4s1 3d9, सॉरी। तो कॉपर 29 में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4s1 3d10, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब हम कॉपर प्लस करेंगे, कॉपर प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, यहाँ से लॉस कर देगा, तो इसमें क्या बचेगा, लास्ट शेल दिखा रहा हूं मैं, यहाँ थर्ड शेल इसकी लास्ट शेल बचेगी 3s2 3p6 एंड 3d10,
और ये 4s में क्या होगा बेटा 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है 4s। तो देखो बेटा यहाँ पे जो थर्ड सेल इसकी लास्ट सेल है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या कर रहा है बेटा ऑक्टेट रूल को वोलेट कर रहा है, ठीक है। एक लास्ट है बेटा इसमें ऑक्टेट रूल में, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में फोर्थ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जो शेयरिंग करने के बाद उनकी लास्ट सेल में ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी होते हैं। जैसे एग्जांपल ले बेटा यहाँ पे हम, जैसे NO हो गया बेटा, ठीक है। NO क्या होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, ठीक है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टडी करेंगे वैलेंसी, फिर उसके बाद कोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, एंड फिर उसके बाद हम मूव करेंगे बेटा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी पे जाएंगे, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे करता हूं।